नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने गाउस के नियम से अनंत लंबाई के आवेशित तार यानी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की। एक न्यूमेरिकल भी उसमें अटैच कर दिया था अपन ने। अभी एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भी अपने को उसके साथ वाला करना है, लेकिन उससे पहले एक टास्क को समझिए। आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने गाउस के नियम से की। अब मैं कहता हूं, गाउस के नियम का उपयोग किए बिना रेखीय आवेश या अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अपने को गाउस के नियम का इस्तेमाल नहीं करना और गाउस के नियम का उपयोग किए बिना हमें आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सब उस क्रम को लेते हैं। थोड़ा समझना अच्छी चीज है, अच्छा डेरिवेशन है। ये सब अनंत लंबाई का आवेशित तार, सब चीजें पुरानी हैं। हमने आवेशित तार कहा है तो हमने रेखीय आवेश घनत्व यानी इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा कूलाम प्रति मीटर लिख दिया। यानी इस तार को हम आवेशित मानते हैं, ऐसा दर्शाने के लिए हमने ऊपर लैम्डा लिख दिया और ये यहां पर आवेश को दर्शा दिया। अब समझना सब, क्योंकि अब अपन गाउस के नियम का उपयोग नहीं करेंगे और प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सब पहले मोटिव दिखा दें आपको। ये रहा बिंदु P, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको गणना करनी है। तार से बिंदु की दूरी अपन ने पहले भी r ही ली थी, अभी भी अपन तार से बिंदु की दूरी r द्वारा ही दर्शा रहे हैं, यानी स्मॉल r द्वारा ही दर्शा रहे हैं। क्लियर सब? अब विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए बिंदु O से समान दूरी, ये समान दूरी स्मॉल l, नीचे भी और ऊपर भी, ये अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में पिछले लेक्चर में कर चुके थे। लेकिन अब काम वो वाला नहीं कर रहे, अब अपन काम कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना वाला, है ना। पर बिगिनिंग उसकी उसी तरह से लग रही है। तो साहब, बिंदु O से समान दूरी पर हमने समान लंबाई के दो अल्पांश तार पर ले लिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अल्पांश सदैव बिंदु आवेश की भांति कार्य करते हैं। इसलिए हम किसी भी विशाल विस्तार पर या अनंत विस्तार पर बिंदु आवेश को देखना चाहें तो वहां पर हमें अल्पांश लेना चाहिए, है ना साहब। इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा है। अब ये डीएल लंबाई के अपन इनको अल्पांश कहें तो डीएल लंबाई में आवेश कितना हो जाएगा? लैम्डा डीएल, है ना। एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा, तो डीएल लंबाई में आवेश लैम्डा डीएल। क्लियर साहब? तो ये बिंदु आवेश, अपन उसको बिंदु आवेश की तरह आभासित करें, है ना। इसी प्रकार ये अल्पांश भी डीएल लंबाई का है तो इस पर आवेश वही डीएल। क्लियर साहब? क्योंकि दोनों बिंदु O से समान दूरी पर हैं तो स्वाभाविक है इनसे बिंदु P की दूरी भी समान ही होगी। ये सब हर चीज सिमेट्रिकल जा रही है ना। आवेश दोनों अल्पांशों पर वैल्यू में समान है, मान में समान है, दोनों की बिंदु O से दूरी समान है, तो स्वाभाविक रूप से अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी भी समान ही होगी। इसको मैंने अज्यूम कर लिया D। दूसरी बात, सभी कुछ सिमेट्री है तो स्वाभाविक रूप से अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों स्थानों पर या दोनों के कारण समान होगा। ठीक है ना। तो पहले बिंदु P पर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, डेरिवेशन को बड़ा तरीके से देखना, शानदार डेरिवेशन है। तो बिंदु P पर प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? Q/r
आर स्क्वायर। अल्पांश भी किसकी तरह अज्यूम किया जाता है, बिंदु आवेश की तरह अज्यूम किया जाता है। तो स्वाभाविक है इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के है ना, अल्पांश पर आवेश कितना है, लैम्डा डीएल अपॉन अल्पांश से बिंदु पी की दूरी कितनी है, स्मॉल डी का स्क्वायर। ये सब अपन ने अल्पांश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र दर्शा दिया। चले अब ध्यान से समझे आप, हमें स्मॉल आर चाहिए, यानी तार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब आपको तार से प्रेक्षण बिंदु की दूरी स्मॉल आर के रूप में व्यंजक चाहिए, तो आपको डी को और डीएल को रूपांतरित करना पड़ेगा। तो सब पहला काम करते हैं डी के रूपांतरण का, है ना, फिर दूसरा काम करते हैं डीएल के रूप में। तो पहले बात करें डी की, डी का रूपांतरण करें सब, है ना, डी और आर। अब देखो सब, ये मैंने एंगल मान लिया थीटा, डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये 90 डिग्री और ये आप समझ होंगे 90 माइनस थीटा, है ना। जब मैं एंगल पहले अच्छी तरह दिखा दूं आपको, ये 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब मेरे को डी बी और डीएल बी दोनों को आर की फॉर्म में लेना है, क्योंकि मुझे आपको जो प्रेक्षण बिंदु या तार से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र दिखाना है वो आर की फॉर्म में होना जरूरी है। अभी जो सिचुएशन देख रहे हैं अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, वो आर के फॉर्म में नहीं है। डी क्या हुआ साहब, डी हुआ हाइपोटेनस यानी कर्ण, आर क्या हुआ, आर हुआ आधार, है ना। तो सब क्योंकि डी अपॉन आर, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसे नीचे लिखते हैं। तो मेरे को डी को किसकी फॉर्म में लाना है, स्मॉल आर की में। तो मैंने लिखा कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण कोस होता है, तो कर्ण बटा आधार क्या हुआ, सेक हुआ। तो सब यहां लिख देता हूं मैं सेक थीटा। इसलिए वैल्यू ऑफ डी कितनी होगी, आर सेक थीटा। ये लो सब, एक काम तो हो चुका है ना, कि अपन ने डी को किस में कन्वर्ट कर लिया, आर में। अब आ जाओ डीएल के लिए, पहले इसके लिए बात कर लें। अब डीएल को कन्वर्ट करो, तो डीएल के लिए एल लेना पड़ेगा अगेन, है ना, पुनः, ठीक है ना। पुनः में आ जाओ आप, एल अपॉन आर, ठीक है ना। मैंने कहा ना सबको आर में कन्वर्ट करना है। एल लंबे यानी परपेंडिकुलर है, आर आधार यानी बेस है। लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। इसलिए एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा, क्लियर। अब सब हमें तो डीएल चाहिए, हमें डीएल चाहिए, तो इस समीकरण का हमें अवकलन करना पड़ेगा, क्लियर सर। अब इस समीकरण का अवकलन करेंगे तो आर तो यहां पर वेरिएबल है, आर यहां पर चर राशि है, तभी तो मैं डी को यानी कांस्टेंट को वेरिएबल में ला रहा हूं, और यहां भी कांस्टेंट को वेरिएबल में। तो सब आर के सापेक्ष अवकलन कर नहीं सकते, तो किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो एल का अवकलन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, आर को, आर वेरिएबल है ना, या आर अपनी फिलहाल इस जगह पे कांस्टेंट है, तो आर बाहर निकाल दे टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर सर। यानी अगर यहां पर डीएल बराबर लिखें तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। देखो साहब, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि आर ऐसे तो वेरिएबल है, पर फिलहाल जो अपन पोजीशन लिए हैं उसमें आर दो नहीं है, तो फिलहाल आर कांस्टेंट है ना। इसलिए मैंने आर को ये अवकलन से परे रख दिया, यानी अवकलन से बाहर रख दिया, है ना। तो ऐसे अब जब अपन सवाल करेंगे तो तार से दूरी स्मॉल आर ये तो चेंज होगी, लेकिन फिलहाल जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें आर कांस्टेंट है ना साहब, क्लियर साहब। तो मैंने डीएल का आर के रेस्पेक्ट में अवकलन करे, थीटा के रेस्पेक्ट में। अब अपने पास डी का वैल्यू आ गया और डीएल का वैल्यू आ गया।
दोनों किसमें पुट कर दें, एक में। तो सब समीकरण एक से, है ना, या समीकरण एक में डी और डीएल का मान रखने पर अल्पांश के कारण प्रेक्षण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, तो सब के की जगह के, लैम्डा की जगह लैम्डा, डीएल की वैल्यू कितनी रखूं, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, डी की वैल्यू क्या रखूं, आर सेक थीटा, क्योंकि डी स्क्वायर है इसलिए रख दूं आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल बाय सेक स्क्वायर थीटा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास जो बचता है उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं, है ना, फिर आगे बात करते हैं। अब अपने पास जो चीज बच रही है ना, वो है डीई, एक मिनट, है ना, व्हाइट ले लेते हैं, डीई इज इक्वल टू के, है ना, एक बार उधर चेक कर लेते हैं क्या क्या बचा था अपने पास, फिर वापस इधर ही आ जाएंगे ना। तो सब डीई के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, है ना, ये चीजें बची अपने पास। एक तो लैम्डा है और एक डी थीटा है ना, बाकी सब ओके है। डीएल बराबर रखी दिया अपन ने, आर सेक स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर की वैल्यू रखी दी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, है ना। एक मिनट देख लेते हैं, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं। तो सब अभी सीधा सीधा देखें तो ये प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है। दिखाते हैं, मैं वापिस चित्र पे लाता हूं। प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है ना। वापिस चित्र की तरफ जाना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा स्लाइडिंग है तो प्रोसेस हल्का फुल्का स्लो हो सकता है ना। जाओ उधर कोई रहे अपन, ठीक है, वो आगे पीछे गए हाथ से प्रोसेसिंग में। अब देखो, ये प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो अपन ने यहां पर दिखा दिया है, ये सब इस जगह पर समीकरण 2 से, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा ये बोर मत होइए, ये दिखा दिया, ठीक है। अब वापस मैं उसी जगह ले जाकर फिर आपको कुछ बात समझाता हूं, फिर वापस अपन यहीं आएंगे, ठीक है ना। अब क्या बात समझानी वो ध्यान से समझो। हर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान तो समान होगा। मान इससे समान होगा कि दोनों अल्पांशों पर आवेश समान है, दोनों अल्पांशों से बिंदु P की दूरी समान है ना, O से भी दूरी समान है। तो दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीई समान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भिन्न भिन्न दिशा में है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे देखते हैं मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। P पे क्या रख के देखते हैं, +1, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो +1 रख के देखते हैं, है ना। तो सब ये पहले बना चुका, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस किया नहीं आपको, है ना। अब आ जाओ सब, अब डी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, वैल्यूज की सेम है, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसके लिए हम ओपी की दिशा में व ओपी के लंबवत घटक लेते हैं, है ना। एक तो घटक ओपी की दिशा में लेना है, एक ओपी के लंबवत लेना है। ध्यान से देखें, ये कोण 90 माइनस थीटा है, तो डेफिनेटली ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, एज इट इज ये भी थीटा होगा। वो मैंने ऊपर की तरफ समझा दिया, उससे समझ गए होंगे आप। अब डी का कोण की दिशा में घटक डी कोस थीटा,
और ऊर्ध्व घटक डी साइन थीटा। एग्जैक्टली इस डी का कोण की दिशा में घटक डी कॉस थीटा और ऊर्ध्व घटक डी साइन थीटा। अब ध्यान से समझे साहब, हर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र डीई समान है, लेकिन वह भिन्न भिन्न दिशा में है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए हमने डी के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक ली, जैसा कि आपको मैंने चित्र में दिखा रखा है। ऊर्ध्व घटक बराबर किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी को दर्शाएंगे। इसलिए अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, अब मैं पूरा तार कंट्रोल कवर कर रहा हूं, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। मेरी बात को एक बार और ध्यान से सुन लें। मैंने आपसे कहा कि वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए हमने डी के घटक ले लिए। वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाता है, हॉरिजेंटल जो है वो कैंसिल नहीं होगा, तो परिणामी को यही दर्शाता है। जो तार के लंबवत है इसको अपन ने पहले क्या दिशा दे रखी थी लास्ट लेक्चर में, ईटा के, है ना। अब साहब एक अल्पांश के कारण डी कोस थीटा, दो अल्पांश के कारण 2d कोस थीटा, तीन अल्पांश के कारण 3d कोस थीटा, पांच अल्पांश के कारण 5d कोस थीटा। अब ये तार कितना है? अनंत लंबाई का। तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, मतलब पूरे तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, है ना। तो साहब अनंत लंबाई के कारण या पूरे तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब इसे देखिएगा आप ध्यान से, है ना। ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था, पर डी कैलकुलेट कर रखा है, तो बाकी चीज जो है वो अब आपके सामने ला रहा हूं मैं, है ना। अब देखो अनंत लंबाई के तार के कारण, तो मैं यह लिख देता हूं, अतः वहां से कंटिन्यू समझना है ना। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, देखना ध्यान से देखना आप बात को। मैंने आपसे कहा एक अल्पांश के कारण d कोस थीटा, दो के कारण 2d कोस थीटा, तीन के कारण 3d कोस थीटा, चार के कारण 4d कोस थीटा। तो अनंत लंबाई के कारण सभी अल्पांशों का कौन सा जोड़ दो? d कोस थीटा जोड़ दो, सॉरी कोस थीटा आएगी ना। तो सभी अल्पांशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र इंटीग्रेशन ऑफ d कोस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस। कहां से कहां तक आप वायर ले रहे हो, अब ये भी आपको समझाता हूं। पूरा अनंत लंबाई को कंसीडर कर रहे हैं हम, है ना। तो पूरी अनंत लंबाई को कंसीडर कर रहे हैं, तो पूरी अनंत लंबाई को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो लिमिट क्या लगेगी, ध्यान से समझना। ये जैसे जैसे मैं इसकी लंबाई बढ़ाता जाऊंगा, यह आपका थीटा भी स्वाभाविक है बढ़ता जाएगा, है ना। इस थीटा में तो थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा अनंत लंबाई के? जैसे आप मान लो यहां जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो थीटा का मान भी चेंज होता जाएगा। तो थीटा जाएगा -π/2 से +π/2 तक, है ना। यानी भाई यहां तो लाओगे नहीं, यहां लाते तो 0 हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप इसको ऊपर लाते रहो कोण बढ़ता जाए, ज्यादा कितना हो जाए 90 ज्यादा हो ही नहीं रहा। तो साहब ये जो एंगल है ये अनंत लंबाई के तार के लिए -π/2, माइनस इसके लिए कह रहे हैं से +π/2 तक होगा। तो सब कहने का मतलब जो अपन लिमिट ले रहे हैं उस लिमिट को मैंने आपको समझा दिया उसमें कि लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, -π/2 से +π/2, है ना।
तो सब ये देखो आप लिमिट -π/2 से +π/2 इतना जोड़ दो तो अनंत लंबाई के कारण तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। थोड़ा सा ये इसके कारण स्लाइडिंग के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बाकी कंसेप्ट पर फोकस रहो आप, है ना। तो एक अल्पांश के कारण निकाल लिया, अनंत लंबाई के तार के कारण तो एक अपन ने 2 अल्पांश लेते तो 2d cos थीटा आ रहा, 3 लेते तो 3d आता, 5 लेते तो 5d आता। तो सभी अनंत लंबाई पे जितने भी अल्पांश हैं उनके कारण टोटल कितना होगा, d cos थीटा का समाकलन। अभी d cos थीटा कहां से कहां तक जोड़ने होंगे अपने को, तो d cos थीटा अपने को -π/2 से +π/2 तक जोड़ने होंगे। वो तो आप dl की पोजीशन से देख लो, है ना। तो इतने अल्पांश जोड़ोगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि लिमिट सिमिलर है और माइनस से प्लस है, तो उसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 d cos थीटा। ये सब एक समाकलन की थ्योरम है। अब हमें d की वैल्यू पुट करनी है। ये d की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं समीकरण 2 से। तो d की वैल्यू आप समीकरण 2 से पुट कर दो, है ना। कोस थीटा की पुट करने की आवश्यकता नहीं। तो सब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, है ना, E इज इक्वल टू 0 से π/2 d की वैल्यू रखें अपन k लैम्डा अपॉन r, कोस थीटा यहाँ है सही, कोस थीटा d थीटा। स्वाभाविक है थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो बाकी सबको बाहर निकाल पटको, यानी E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r। कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होगा साहब साइन थीटा, है ना, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। यानी अब अपन लिमिट पुट कर दो 2k लैम्डा अपॉन r, उच्च सीमा साइन π/2 माइनस निम्न सीमा साइन 0, यानी E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, है ना, क्योंकि साइन 91 और साइन 0 0। डायरेक्शन से ही लिखना चाहो तो सब अपन ने डायरेक्शन तो अपन ने पिछले में भी बता दी थी और अभी भी दिखा दी। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये वेक्टर फॉर्म में बता दो, जिसमें साफ दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। तो ये बच्चों साहब, ये गाउस के नियम का उपयोग किए बिना अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चट से मैं 2 मिनट में समझाता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ है स्लाइडिंग के कारण, तो वो आप थोड़ा ध्यान से एक बार और देख, है ना। तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तार पर समान लंबाई के या समान दूरी पर समान लंबाई के अल्पांश dl dl ले ले, क्योंकि एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा है, इसने dl लंबाई में आवेश लैम्डा dl है, तो ये अल्पांश बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करेंगे। इनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P की अपन ने दूरी मान ली d, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। यह सब d बराबर k लैम्डा dl अपॉन d स्क्वायर। क्लियर। अब सब r में चेंज करना है अपने को। r में क्योंकि अपन तार के कारण दूरी r ले रहे हैं तो अपना फॉर्मूला r की फॉर्म में आना चाहिए, जो अपन पहले से प्रूव कर पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो d को r में कन्वर्ट कर दिया बाई फिगर, है ना, और ये dl भी अपन ने r में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों वैल्यूज अपन ने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। ये इक्वेशन 1 में पुट की। 1 में पुट करने के बाद जब इस चीज को सोल्व आउट किया, तो इस चीज को सोल्व आउट करने के बाद जो अपने सामने आता है वो है ये आ रहा है ना, d क्या लैम्डा d थीटा। ये एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र है। हर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र परिमाण में तो समान है, मतलब मान तो समान है, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न दिशा के कारण हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए d के यानी अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र के घटक लेने पड़े या घटक हमने लिए। एक क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। हमने देखा कि ऊर्ध्व घटक d साइन थीटा बराबर लेकिन विपरीत दिशा में उनका निरस्त हो जाते हैं,
लेकिन डी कोस थीटा जो एक दिशा में है, वो परिणामी विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। 2 अल्पांश के कारण 2d कोस थीटा, 5 अल्पांश के कारण 5d कोस थीटा, 10 के कारण 10d कोस थीटा। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि अनंत लंबाई के तार पर जाने कितने अल्पांश होंगे। तो सब अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना लिख दिया, डी कोस थीटा का समाकलन। जहां तक लिमिट की बात है तो लिमिट आपको वहां मैंने समझा दी है कि लिमिट -π/2 से +π/2 होगी, है ना, क्लियर। अगर सेम लिमिट माइनस से प्लस है तो ये समाकलन की प्रमेय के 2 गुना करके 0 से π/2 कर दें। अब समीकरण 2 में हमने ये समीकरण 2 से d का मान यह रख देना है, इस समीकरण 2 से d का मान रख दिया, ये सोल्व कर लिया तो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही प्राप्त होता है जो हमने गाउस के नियम से प्राप्त किया था, कोई चेंज नहीं आता है ना। तो कहने का मतलब गाउस के नियम के बिना भी हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सब ये तो तार के कारण विद्युत क्षेत्र हो चुका। अब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का एक पॉपुलर न्यूमेरिकल है। अगर आप एकेडमिक के बच्चे हैं तो ये न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आता है। एकेडमिक के बच्चे हैं तो उस कंसंट्रेशन से देखिए कि आपको ये एकेडमिक दे रहा है, और कंपटीशन के बच्चे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, ठीक है। क्या टॉपिक है सब, समान दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर तार, है ना। चित्र थोड़ा इधर बना दूं, ये सब पहले मैं चीज बनाता हूं आपके सामने, फिर बात समझाता हूं। ये अनंत लंबाई के आवेशित तार हैं, है ना, जो d दूरी पर हैं। आप इनके बीच की दूरी r भी कह दे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। रेखीय आवेश घनत्व इस पर λ1 कूलाम पर मीटर है, इस पे λ2 कूलाम पर मीटर है ना। ये सब अपन इनका रेखीय आवेश घनत्व बता रहे हैं, यानी ये तो हम बता रहे हैं क्लियर कि दोनों पर आवेश की मात्रा इक्वल नहीं है, आवेश घनत्व दोनों पर अलग अलग है, ठीक है सर। अब प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर बल की गणना करनी है ना। तो एक बात ध्यान से सुन ले, 2 समांतर तार जो अनंत लंबाई के आवेशित तार हैं, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। तारों पर रेखीय आवेश घनत्व क्रमशः λ1 व λ2 कूलाम पर मीटर है ना। थोड़ा सा अच्छा सा लिख दूं, λ1 कूलाम पर मीटर और λ2 कूलाम पर मीटर। टास्क है यानी क्वेश्चन है, प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर बल की गणना कीजिए। अब थोड़ा सा इनको समझिए, यहां पर आपको एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको यहां पर अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। इससे पहले इस फॉर्मूले को अपन ने कोई यूज भी नहीं किया। यस, अब देखो, इस तार को मैं कह देता हूं P और इस तार को मैं कहता हूं Q, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर आप कहते हैं P पर बल, तो P का तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, आवेश। P का तो मुझे उस फॉर्मूले को समझो, मैं थोड़ा सा उस फॉर्मूले को इधर ला देता हूं ना, उस जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, इधर ला के दिखाता हूं, यहां पे ना, इस जगह F इज इक्वल टू QE को समझना है आपको, ये शानदार चीज है। तो सब, अगर आप कहते हैं मेरे को P पर बल की गणना करनी है, तो फिर आप आवेश तो लें P का, है ना, आवेश तो लें P का, यहां लिख देता हूं मैं, आवेश तो आपको लेना पड़ेगा P का, ठीक, क्योंकि आप P पर बल की गणना कर रहे हैं। लेकिन P पर बल क्यों, तो स्वाभाविक है वो किसके विद्युत क्षेत्र में होगा, Q के विद्युत क्षेत्र में होगा। तो जब आप P पर बल की गणना करें तो उसका तो लेंगे आवेश,
और आवेशित होने के कारण वो बल अनुभव कर रहा है, तो किसके विद्युत क्षेत्र में? Q के विद्युत क्षेत्र में। मान लीजिए आप Q पर बल की गणना करना चाहते हैं, तो Q का तो लें आप आवेश, क्योंकि बल कौन महसूस कर रहा है? Q। Q किसके कारण? स्वाभाविक वो किसके विद्युत क्षेत्र में आ गया? P के। तो इस समय आपको किसका विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा? P का, है ना? तो आपको बल की गणना करने से पहले एक बार निर्धारित करना है कि आप बल की गणना कौन से तार पर कर रहे हैं। अब वो कैसे भी अज्यूम कर लो सब। सपोज हम बल की गणना कर रहे हैं तार P पर, तो विद्युत क्षेत्र किसका लो? Q का, है ना? तो सब यहां पे ध्यान से देखिए, P पर बल की गणना हेतु आवेशित तार Q के कारण, P कितनी दूरी पर है? D दूरी। आवेशित तार Q के कारण D दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है? तो साहब विद्युत क्षेत्र तो किसका लेना पड़ेगा? Q का, क्योंकि बल की गणना किस पे कर रहे हैं आप? P पर। ध्यान से देखना, इसमें भी थोड़ा स्लो हूं क्योंकि ये चीज शानदार है ना? वो समझाती भी और काम की भी और चुंबक में भी आएगी, ये दिखेगी आपको, है ना? P पर बल की गणना के लिए आवेशित तार Q के कारण D दूरी पर विद्युत क्षेत्र लिख दो साहब। Q के कारण D दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो अभी तार के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा भी आपने, 2K किसके कारण? Q के कारण, तो 2K लैम्डा 2 कितनी दूरी पर? R दूरी पर के बजाय D दूरी पर। ये सब आपने विद्युत क्षेत्र लिख दिया, किस पर? P पर। चलो सर, अब आपको आवेश किसका लेना पड़ेगा? आपको आवेश लेना पड़ेगा P का। अगर Q पर बल कह रहे हो तो आवेश लेना पड़ेगा P का, है ना? तो सब P पर अल्पांश dl पर आवेश, है ना? अल्पांश पर आवेश को अल्पी लिख दूं, dq लिख देता हूं, किस पर? P पर, ठीक है? इकाई लंबाई में आवेश P के लिए कितना है? लैम्डा 1। इस पर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? dl अल्पांश, ठीक है ना? P पर अल्पांश dl पर आवेश, तो इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा 1, तो dl लंबाई पर आवेश कितना? लैम्डा 1 dl। ये लो सब। अब आपने आवेश P का ले लिया, विद्युत क्षेत्र Q का ले लिया, है ना? अतः अल्पांश dl पर बल F बराबर QE से, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना? F बराबर QE से बल की गणना कर लो। अल्पांश पर कर रहे हो आप, मैंने सारी चीज दिखाई दी। तो P के अल्पांश पर बल को DFP कहते हैं, अल्पांश ना। P पर बल, तो आवेश किसका लेना है? P के अल्पांश का। P के अल्पांश पर आवेश कितना है? DQP। विद्युत क्षेत्र किसका लेना पड़ेगा? Q का। विद्युत क्षेत्र लेना पड़ेगा Q का। तो आप मेरे ख्याल से F बराबर QE को बेहतर समझ गए होंगे। F बराबर QE में जिस पर बल की कैलकुलेशन होती है वो होता है Q, लेकिन वो किसके विद्युत क्षेत्र में आया है, बल उसी पर डिपेंड करेगा। तार के विद्युत क्षेत्र में आया है कि परत के विद्युत क्षेत्र में आया है कि बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में आया कि द्विध्रुव के, किसी अलग अलग क्षेत्र में बल भी अलग अलग होगा। तो आवेश, लेकिन क्षेत्र उसका जिसमें आवेश ने प्रवेश किया है। ये इस फॉर्मूले सिखा दिया अपन ने, वैल्यू पुट कर दो सब, यानी अल्पांश या अल्पांश dl पर बल
वैल्यू रखो, ये आया लैम्डा 1 dl। EQ का मान रखो 2k लैम्डा 2 अपॉन d, यानी DFP इज इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन d इंटू dl। क्लियर सर? तो साहब dl लंबाई पर या तार P की dl लंबाई पर बल इतना। मैंने आपसे dl लंबाई पर नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा इकाई लंबाई पे। तो dl लंबाई पर बल इतना, तो इकाई लंबाई पे बल, इसलिए तार P की एकांक लंबाई पर बल है ना। तो सब DFP DL, DL लंबाई पे तो अपन ने कितना लिखा था, मैं पिछला पन्ना ऐसे दिखाया था आपको, है ना, पिछले उसमें देख लो। DL लंबाई पर DF, तो इकाई लंबाई पर कितना, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन d, है ना साहब। तो सब 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन d न्यूटन पर मीटर, है ना। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आनी चाहिए, आ रही होगी। आप ये सोचेंगे कि यार ये तो मैंने तार P की इकाई लंबाई पे निकाला है, अगर तार Q की इकाई लंबाई पे निकाला तो हो सकता है कोई चेंज आता। आप अपनी संतुष्टि कर लो। अगर मैं Q पर बल निकालता तो विद्युत क्षेत्र किसका लेता, P का। मैं खटाखट करके दिखाता हूं, है ना, ये तो कंप्लीट हो गया ना। अब अगर मान लो अपन Q पर बल की गणना करते तो विद्युत क्षेत्र किसका लेते, P का। P के कारण, तो P तार है, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र 2k लैम्डा अपॉन कितनी दूरी है, d। P पर स्वाभाविक रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1 है, तो विद्युत क्षेत्र मुझे ये लेना पड़ता। अब क्योंकि मैं बल निकालता Q के अल्पांश पर, तो आवेश मेरे को लेना पड़ता Q का और विद्युत क्षेत्र मुझे लेना पड़ता P का। यानी अब क्योंकि Q पर भी मैं अल्पांश ले चुका हूं, ये दिखा दिया मैंने। इकाई लंबाई पे आवेश कितना है, लैम्डा 2, तो dl लंबाई पे लैम्डा 2 इंटू dl। आ जाओ वापिस, है ना। तो ये सब कि dq का मान रख दिया लैम्डा 2 dl, सॉरी dq नहीं बल्कि dl, है ना। तो सब ये dl। विद्युत क्षेत्र किसका लेना पड़ता, P का। तो देख लो सब 2k लैम्डा 1 अपॉन d, यानी DFQ इज इक्वल टू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d इंटू dl। ये आया, ये 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब क्योंकि क्योंकि dl लंबाई पर बल इतना, तो Q की इकाई लंबाई पर बल कितना लिखता, DFQ अपॉन dl, और कितना आता, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन d। अब आप देख लो, चाहे आप तार P की इकाई लंबाई पर बल निकालो, वो भी 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन dl आएगा। चाहे आप तार Q की इकाई लंबाई पे निकालो, वो भी 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन dl आएगा, है ना। तो बच्चों, हमने इस लेक्चर में गाउस के नियम का उपयोग किए बिना आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, और एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो हमने पढ़ा कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश समांतर हैं, परस्पर d दूरी पर हैं, जिन पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो प्रत्येक तार के इकाई लंबाई पर विद्युत या इकाई लंबाई पर बल की गणना करें, है ना। इसके और कोई वर्जन न्यूमेरिकल के नहीं है ना। होते तो ठीक है साहब, जैसे मान लीजिए भाई आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक न्यूमेरिकल छोटा सा डाल देते हैं, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा।
तार की इकाई लंबाई पे बल, तो इसके फॉर्मूले ही आएंगे, है ना। तो सब अगर मान लो अपन न्यूमेरिकल देखें, एक छोटा सा देखें, है ना। जैसे मान लो λ1 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, λ2 10⁻⁻7 कूलाम पर मीटर, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस सब मान लीजिए तो 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको इकाई लंबाई पर बल की गणना करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला है इससे, dF dq, ये dF dl, है ना। 2k λ1 लैम्डा, तो 2k यानी 9 × 10⁻⁹, λ1 आपके पास है इसे 10⁻⁻6, λ2 10⁻⁻7, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। ये कैलकुलेट कर लीजिए, इकाई लंबाई पे बल आ जाएगा। तो ये एक तो डायरेक्ट टाइप से फॉर्मूला है। एक आपको हालांकि मैं दिखा चुका हूं, देख लेते हैं। एक तार पर ऐसे देख लो कि साथ रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर है। ये सब आपसे तार के रेखीय आवेश घनत्व बता दिया। अब आपसे पूछ लिया कि सब तार से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कीजिए और दिशा भी बताइए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। अब तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 2k λ/r, है ना। लैम्डा आपको बता ही दिया, E बराबर 2k यानी 9 × 10⁻⁹, है ना। लैम्डा आप लिख ही देना 10⁻⁻8। 50 सेंटीमीटर को आप चाहो तो 1/2 मीटर लिख दो या 0.5 मीटर लिख दो। ये 1/2 ऊपर चल रहा है तो सब ये ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। 9 चौक 36 यानी 36, ये तो सारा नंबर तो आ गया, इंटू 10⁻1, है ना। 10⁻1 को या तो आप यूं कह दो डायरेक्ट 360 न्यूटन पर कूलम। तो साहब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में कोई बहुत जैसे डेप्थ वाला एक फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वाला, है ना। वो इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक न्यूमेरिकल छोटा सा जो इस पे तार से रिलेटेड था, है ना, तो वो अपन मैं बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है, चलो नेक्स्ट पेज पहले ले लूं, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल और इस तार वाला करवा देता हूँ ताकि फिर ये एपिसोड क्लोज हो जाएगा, है ना। ये कहता है तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, ये कह रहा है 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर, 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर। तो इसका मतलब ये रेखीय आवेश घनत्व तो दे दिया इसने, है ना। आवेश घनत्व बताई दिया मैंने वाले तार के लंबवत तल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग बताइए, है ना। ये बड़ा शानदार सवाल है वैसे अपने आप में, मैं आपको सुना देता हूँ। ये कह रहा है साहब ये रेखीय आवेश घनत्व, है ना, इसको कंटिन्यू कर दें। यहाँ एक तो चित्र का क्या है, बड़ा विशेष है मामला, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है फिजिक्स में। ये सब तो ये अनंत लंबाई का तार है, इसका रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻8 कूलाम पर मीटर है। शानदार सवाल कहता है कि 10 सेंटीमीटर दूर वृत्ताकार पथ में, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 100। अभी कह रहे एक इलेक्ट्रॉन तल के लंबवत वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का पथ हो गया, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या मैंने बताई थी। तो कह रहे इलेक्ट्रॉन इस तार के कारण या इस रेखीय आवेश घनत्व के कारण तार के तल के लंबवत वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। यानी सिचुएशन ये वाली है इस तरह की।
है ना, जिससे बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड पर तार है तो इलेक्ट्रॉन बोर्ड के तल के लंबवत है। अपने को इस इलेक्ट्रॉन का रेखिक वेग बताना है ना, ये रेखिक वेग बताना है सब, क्लियर। तो सब सीधी सीधी बात है, वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल मतलब mv²/r। अभिकेंद्रीय बल, बल का वह प्रकार है, यही कहते हैं अभिकेंद्रीय बल अपने आप को उस बल से प्राप्त कर लेता है जो केंद्र की ओर कार्यरत हो। केंद्र की ओर स्वाभाविक कार्यरत है, तार आवेशित है क्योंकि उसकी इकाई लंबाई में आवेश यानी रेखीय आवेश घनत्व तो आपने बता रखा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो तार व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल लगेगा। तो सब इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल से प्राप्त होता है। विद्युत बल F = QE, यानी सीधी सीधी बात है mv²/r = Q की जगह तो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, विद्युत क्षेत्र किसका, बल किसके कारण, तार के कारण, तो विद्युत क्षेत्र तार का 2k⁻r, ठीक है ना। r से r तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, और जो आपको वेग चाहिए तो v² = कितना हुआ सर, 2k⁻e/m, या v बराबर के दो √2k⁻e/m, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा, है ना। अब वैसे तो E/m को 1.76 × 10⁻11 ऐसे कहते हैं, है ना, और आप अलग अलग भी रखना चाहते हो। 2 वैल्यू ऑफ k 9 × 10⁹, लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻8, है ना, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब जानते हैं 1.6 × 10⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 × 10⁻31, यानी v मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ क्योंकि लाइव में एकदम इतना नहीं हो पता, इसको अप्रोक्सीमेट कह देता हूँ मैं। अप्रोक्सीमेट ऐसे कहता हूँ कि 9 और 9.1 को उड़ा देता हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेट लगा दिया मैंने। अब देखा ऊपर ये अगर मैंने इसको कैंसिल टाइप से मान लिया तो ऊपर तो अपने पास बनता है 1.6 × 2 यानी 3.2, ये मैंने अप्रोक्सीमेट मान लिया ना। अब इधर माइनस की पावर आपके पास ये, इसको माइनस, ये +9, ये -19, तो माइनस का 10, ये माइनस का 10 बचा, ये माइनस का 10 और माइनस का 8, माइनस का 18, माइनस का 18 और ये माइनस का 31, तो माइनस का 18 माइनस का 31 में से तो माइनस का 13 नीचे आ रहा है, माइनस का 13 नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस। एक बार और दिखा देता हूँ, ये 9 पावर है, ये -19 है तो -10 और -8, -18 इससे काट दी तो माइनस की 13 अपॉन में जाती है, जो ऊपर लिया है तो +13, यानी v = इसको दे दें अपन 32 और ये 10 की पावर 12, 32 तो 6 6 36, 6 नहीं बैठ रहा तो 5 25 तो 5.6 अप्रोक्सीमेट चल रहा हूं मैं, और ये 10 की पावर 6 मीटर/सेकंड। वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आएगी, आप तो बस ये समझिए, सीधा सीधा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और यह अभिकेंद्रीय बल तार के कारण लगने वाले विद्युत बल से प्राप्त होगा, और तार के कारण लगने वाला विद्युत बल F = QE। तो सीधा सीधा कंसेप्ट एक लाइन में था, mv²/r = QE। Q की जगह अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन है। यहाँ किसका विद्युत क्षेत्र है तो वो आप समझ लीजिए, तार का विद्युत क्षेत्र है, तो मैंने E की जगह 2k⁻r लिख दिया, बाकी जो चीज है वो आपके सामने। तो बच्चों इस प्रकार से अब अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण कोई टास्क बचती नहीं है। छोटा मोटा जो भी अपने को दिखता है कि साहब वैल्यूज लेनी चाहिए और ऐसा न्यूमेरिकल, तो अपन इस ज्यादा इसका न्यूमेरिकल वाइड रेंज में वैसे भी नहीं है, तो अपन ने टॉपिक इसको दोनों तरह से कर लिया।
इसका न्यूमेरिकल भी अपन ने जो भी था वो कवर कर लिया, अब ज़्यादा नहीं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एप्लीकेशन 2 ली जाएगी, है ना सर, अगली एप्लीकेशन अगले दिन, है ना सर। इसमें साहब उसको जरूर देखिएगा आप कि गाउस के नियम के बिना, है ना सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड, है ना। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।